दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट अकील खान और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कॉलम निगार डॉक्टर सलीम खान साहब, प्रोफेसर मिस्टर अहमदुल्ला सिद्दीकी साहब यूएस से। आपके बारे में जैसे कि मैं बताता चलूं आपको कि आप अलीगढ़ से फारिग हैं और उसके बाद आप यूएस गए और वहां की इलिनॉय यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर अपनी खिदमत अंजाम दी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रही जंग के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि ये जंग बहुत ही खतरनाक मोड़ पर जा चुकी है। कभी भी तीसरा वर्ल्ड वार हो सकता है। इससे दुनिया पर क्या असरात पड़ेंगे और आने वाले वक्त में मुस्लिम दुनिया पर खास तौर से क्या असरात पड़ेंगे, इसके बारे में हम दोनों अपने गेस्ट से जानेंगे। पहला सवाल मेरा डॉक्टर अहमदुल्ला सिद्दीकी साहब से है। डॉक्टर साहब, आप अभी यूएस में मौजूद हैं और हम ये देख रहे हैं कि जंग बहुत ही खतरनाक मोड़ पर जा रही है। विशेषज्ञ इस बात को बार बार बोल रहे हैं कि जिस तरीके से यूक्रेन बार बार नाटो से अपील कर रहा है कि आप जंग में शामिल होइए या हमें नेटो का मेंबर बनाइए, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये वाकई में थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगी और एक नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने ही वाला है? इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस टॉक शो पे मौका दिया। मैं समझता हूँ कि थर्ड वर्ल्ड वार का मुझे कोई ऐसा इम्कान नहीं लगता। हालांकि जिस तरह से जंग जा रही है और जिस तरह से यूक्रेन अपील कर रहा है, उससे लोगों को ये महसूस होता है कि शायद तीसरी जंग अजीम न छिड़ जाए। क्योंकि यूक्रेन का पहला मुतालबा काफी दिनों से ये मुतालबा रहा है कि यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया जाए, लेकिन ना अमेरिका ने ना किसी यूरोपियन मुल्क ने ऐसा किया। और उसकी वजह यह है कि अगर ऐसा होता है तो फिर रशियन और अमेरिकन और नाटो की फौजें आमने सामने आ जाएंगी। तो उससे गुरेज करने की कोशिश की जा रही है और अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि वो चीन के साथ वो ऐसी बातचीत करे, क्योंकि अमेरिका को और नाटो को ये बहरहाल खतरा है। और ये खतरा हकीकत भी हो सकता है कि अगर चीन पीछे से बैकडोर से रूस का साथ देता है तो फिर रूस को एक और ताकत एक और जगह से मिल जाएगी और चीन के जहां जहां जिन जिन मुल्कों पे असरात हैं उन मुल्कों पे दबाव डाल के चीन उनको अपने साथ खड़ा कर सकता है। तो इस बात का खतरा तो है, लेकिन मेरी अपनी एनालिसिस के एतबार से इसका इम्कान बहुत ज्यादा मुझे नजर नहीं आता कि ऐसा हो सकता है। डॉक्टर सलीम खान साहब, जैसे कि मैंने सवाल किया अहमदुल्ला सिद्दीकी साहब से कि थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है, इसके पीछे का रीजन अभी जो मैं बोलना चाहता हूं वो ये है कि अभी 20 मार्च को जेलेंस्की ने इजरायली जो पार्लियामेंट है वहां पर अपना बयान दिया और उन्होंने पूरी तरीके से अपील की है और ये रोना रोया है कि क्योंकि वो खुद यहूदी हैं और उन्होंने होलोकॉस्ट की भी बात की और बोला कि किसी भी तरीके से इजराइल जो है इस संकट में हमारा साथ दे, वो खुल करके सामने आए और रशिया से दो टूक बात करे कि अगर ये युद्ध नहीं खत्म होता है तो इसको हॉलोकॉस्ट माना जाएगा और किसी भी तरीके से वो हथियारों से मदद करे। तो आपको नहीं लगता है कि अगर इस तरीके की अपील, जैसे कि वो बार बार करते रहते हैं, इससे पहले भी उन्होंने नाटो से अपील की थी, इस बार फिर उन्होंने नाटो से अपील की है कि आप हमें नाटो में शामिल करिए, या फिर इस तरीके से अभी जिस तरीके से इजराइल से वो बात कर रहे हैं, इजरायली पार्लियामेंट को संबोधित कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप इस युद्ध में कूदिए और हमें हथियार भेजिए और खुल करके हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हमने ये देखा था कि जो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी जाकर के रशियन प्रेसिडेंट से बात की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में ये और भी ज्यादा संगीन जंग में तब्दील हो सकता है? देखिए, ये जो ममालिक हैं ये सब बुजदिल ममालिक हैं। जब ये अपने से कमजोर किसी को पाते हैं तो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन रशिया के सामने ये लोग सब जो है वो कमजोर है वहां पर। ठीक है, रशिया आके अमेरिका में जो है वो नहीं लड़ सकता अमेरिका से, लेकिन ये कि यूक्रेन में अमेरिका जाके रशिया से नहीं लड़ सकता, ये भी एक हकीकत है। अब जब अमेरिका हेल्पलेस है तो इसराइल तो एक मच्छर है, उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। उसको तो निहत्थे लोग मिलते हैं, उनके ऊपर जो है वो अपनी ताकत दिखा के अपना जोर दिखाता है, और वो भी जब जवाब देने लगते हैं गजा से तो वो जो है वो हाथ जोड़ के उसके साथ वो सीज फायर करने के लिए आ जाता है। तो इसराइल का जो हाइप किया गया है दुनिया में कि पता नहीं क्या है और पता नहीं क्या कर लेगा,
ये सब कागजी चीज है। इसराइल के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो जो है वो रशिया को आंखें दिखा सके या यूक्रेन की मदद के लिए मैदान में आ सके। डॉक्टर साहब, अहमदुल्ला साहब से मेरा सवाल है कि जिस तरीके से अभी हम युद्ध को देख रहे हैं, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया हुआ है रशिया के ऊपर, लेकिन फिर भी रशिया दबाव में नहीं आ रहा है, और जो प्रतिबंध लगाने की जो नीति है अमेरिका की, वो फेल दिखाई दे रही है। इससे पहले भी वो जब भी कुछ किसी भी कंट्रीज को दबाव में लेना चाहता था तो प्रतिबंध लगाता था, लेकिन अभी ऐसा देखा जा रहा है कि शायद रशिया ने पहले से होमवर्क किया हुआ था कि अगर हम यूक्रेन पर हमला करेंगे तो इस तरीके के प्रतिबंध हमारे पर लगेंगे, जिसका तोड़ हमारे पास यही है। तो आपको भी क्या लगता है कि जो प्रतिबंध रशिया पे लगाए गए हैं वो बेसलेस है, किसी तरीके से किसी काम नहीं आ रहे? क्योंकि जिस तरीके से मारियोपोल में बमबारी हो रही है, पूरी तरीके से शहर को खंडर बना दिया गया है, आपको क्या लगता है कि ये पूरी तरीके से जो प्रतिबंध लगाने की जो नीति थी अमेरिका की, पूरी तरीके से फेल हो गई? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से फेल हो गई है, लेकिन जितना शोर मचाया जा रहा था कि इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, वो नहीं हुआ। और जैसा कि आपने कहा कि रशिया ने इस जंग के आगाज करने से पहले ही तमाम इम्कानात का जायजा लेके और हर तरह से उसके हर पहलुओं पर गौर कर लिया था, तो इस पाबंदी का बहुत ज्यादा असर तो नहीं हो रहा है। और यूक्रेनी सदर ने अमेरिका की पार्लियामेंट से भी ऑनलाइन खिताब किया था और उनसे बहुत ही दो टूक अंदाज में जो मुतालबा किया था वो यही था कि वो आप ये तमाम पाबंदियां उतनी मौसर और इफेक्टिव साबित नहीं हो रही हैं, इसलिए आप यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करें और हमें लड़ाका तैयारे दें और हमें इस तरह की मिसाइल्स दें जिससे कि हम। लेकिन अमेरिका की ये हिचकिचाहट बहरहाल ये वाज़ेह करती है कि अमेरिका को अंदाजा है कि अगर वो एक मर्तबा इस जंग में कूद गया तो फिर वापसी का रास्ता बहुत तवील हो सकता है। इसलिए और खुद अमेरिका की इकानमी, यहाँ की जो मईशत है वो उस बोझ को सहार नहीं सकेगी जो अमेरिका के रशिया के साथ जंग के इम्कानात, जो इसलिए कि अगर जंग होगी तो वो बहुत फैल जाएगी, फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात बहुत अहम है। अलबत्ता इस जंग के कुछ ऐसे पहलू हैं जो आम तौर से लोगों के सामने नहीं आ पाते। मैं उसकी तरफ अगर आपके पास वक्त हो तो थोड़ा सा इशारा करना चाहूंगा। इसका पहला जो बहुत तशवीशनाक पहलू है वो ये है कि तकरीबन 25 लाख यूक्रेनी बाशिंदे इस वक्त रिफ्यूजी हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। वो पोलैंड में और दूसरे मुल्कों में पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिफ्यूजी क्राइसिस से एक बार बहुत ही वाज़ेह तौर से सेंटर स्टेज होकर दुनिया के सामने आ गई है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले अफगानिस्तान में अमेरिका की खुद जारहियत और सीरिया में और यमन में और साउथ सूडान में बहुत सारी जगहों में जहां अमेरिका ने अपनी मनमानी करके जंग मुसल्लत की थी, ऑलरेडी दुनिया में तकरीबन 15-20 मिलियन से ज्यादा रिफ्यूजीज हैं, जिसमें से 90% से ज्यादा मुसलमान रिफ्यूजीज हैं। लेकिन अभी तक इस पर वो चीखो पुकार नहीं हुई थी जो यूक्रेन से रिफ्यूजियों के इनखला पे हुआ है। तो ये एक बहरहाल एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और इसको मैं ज़ाती तौर से जो जंग की सियासत है उससे अलग करके देखना चाहता हूँ, क्योंकि इंसान बहरहाल इंसान होते हैं, चाहे वो यूक्रेन का इंसान हो या फलस्तीन का इंसान हो। बहैसियत एक मुस्लिम उम्मत के हमें हर उस इंसान से हमदर्दी होनी चाहिए जिस पर जुल्म हो रहा है। इसका दूसरा पहलू भी बहुत ही अहम और अजीब है और वो ये है कि इस जंग ने सफेद फाम कौमों की जो नस्ल प्रस्ती है उसको बिल्कुल खोल के चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया है। जिस तरह से लोग दर्द महसूस कर रहे हैं इंसानियत का अमेरिका में कि यहाँ अगर आप स्टोरों में ग्रोसरी खरीदने जाएं तो वहां भी एक बॉक्स रखा हुआ है कि यूक्रेन के रिफ्यूजीज के लिए चंदा दें। आपके पास कोई आपके बैंक का स्टेटमेंट आता है तो बैंक वाले भी आपसे पूछते हैं कि आप $5-10 अपने अकाउंट से। तो सारी अमेरिकन कौम, ऐसा लगता है कि ये रिफ्यूजी क्राइसिस पहली बार दुनिया में वजूद में आई है और जिस तरह से इसको डिस्कस किया जा रहा है और इस मौके पर सफेद फाम अक़वाम का न सिर्फ अमेरिका में बल्कि यूरोप में जो एक मकरू चेहरा सामने आया है, जिस तरह से पोलैंड के सदर ने ये कहा
कि हम एक मुसलमान रिफ्यूजी को बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देंगे। अलबत्ता अगर यूक्रेन के लोग हैं तो उसके लिए हमारी जमीन कुशादा और ओपन है। तो बहरहाल ये इंसानियत अब जिस मोड़ पे पहुंच गई है वो बहुत ही, यानी सिर्फ जंग के लिहाज से नहीं बल्कि इंसानियत के लिहाज से एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पे पहुंच गई है कि हमारे दिलों में वो इंसानी हमदर्दी नहीं है। और उसको जब मैं हिंदुस्तान में ले जाके देखता हूँ तो जो हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब का मजहर था, वहाँ इंसान से जिस तरह से नफरत कर रहा है वो बहरहाल बहुत ही एक यानी काबिल गौर बात है। और खास तौर से मुसलमान को जो खैर उम्मत है उनके सोचने की बात है कि वो किस तरह से इस मसले को हल करें और इसमें क्या कायदाना रोल अदा करें। जी अहमदुल्ला सिद्दीकी साहब, आप यूएस में है तो इस वक्त आप देख सकते हैं वहां पर कि किस तरीके से, और ये हम पहली बार नहीं देख रहे हैं, इससे पहले भी देखा गया है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड अमेरिकन का और गोरों का है वो अक्सर दिखाई देता है कि अभी यूक्रेन में जिस तरीके से हालात बन रहे हैं तो वहां वो खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि वो गोरे हैं और यूक्रेन वाले लोग भी गोरे हैं। लेकिन जब यही हालात मुस्लिम कंट्रीज खासतौर से अफगानिस्तान या फिर फिलिस्तीन पे होते हैं तो अमेरिकन पॉलिसी और वहां के लोगों की पॉलिसीज का डबल स्टैंडर्ड हमें देखने को मिलता है। डॉक्टर सलीम खान साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अहमदुल्ला साहब ने कहा कि अमेरिका में जो अभी दोहरे जो रवैया हो रहा है वो उसका उन्होंने हमें बताया क्योंकि वो यूएस में है। मेरा सवाल आपसे ये है कि हेनरी क्लिंटन जो कि वहाँ की बहुत बड़ी लीडर हैं अमेरिका की, उनका एक बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन को हम अफगानिस्तान बना देते हैं। जिस तरीके से पहले हमने अफगानिस्तान में जो जंग छेड़ी और मुजाहिदीन को ट्रेन किया तो रशिया के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, अब हम यूक्रेन में भी ऐसे हालात पैदा कर देंगे जो कि पूरी तरीके से हम रशिया को खत्म कर देगा। आपको क्या लगता है कि इस बार ये कामयाब हो पाएंगे? और जिस तरीके से ये अफगानिस्तान को यूक्रेन के साथ जोड़ रहे हैं तो क्या ये मुमकिन है? क्या यूक्रेन के लोग भी उसी तरीके से रेसिस्ट कर पाएंगे जैसे अफगानियों ने किया था? क्योंकि इनके तो यही पॉलिसी रहती है कि छोटे छोटे जो कंट्रीज होते हैं वहां पर ये हवाई हमले करके उनको बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जब अपने जैसे किसी जेंट बड़े हाथी से सामना होता है तो पीछे हट करके मुकाबला देखते हैं और फिर बाद में दुहाई ये देते हैं कि अगर हम इस युद्ध में शामिल होंगे तो थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा, दुनिया पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। देखिए, ऐसा है कि हेनरी क्लिंटन ने ये बात किस तनाजुर में कही मैं नहीं जानता, लेकिन किसी भी तनाजुर में इसको रखो तो ये एक हिमाकत की बात है, फुलिशनेस है। सोवियत यूनियन जो है वो उसने एक्सपांशन करके अपने आसपास के बहुत सारे मुल्कों को निगल लिया था। यानी रशिया ने अपने आसपास के मुल्कों को निगल के एक सोवियत यूनियन बनाया था। वहां के लोग जो है वो रशिया के साथ नहीं रहना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती ताकत के जोर पर उनको अपने साथ रखा गया था। अब जब उनको मौका मिला, सोवियत यूनियन की शिकस्त के बाद अफगानिस्तान में, तो फिर ये कि हर जगह बगावत हो गई और लोग आजाद हो गए। अब वो सिचुएशन नहीं है। आज भी रूस के अंदर ये जो सैंक्शन लगे हैं इसकी वजह से चीजों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। यानी चीनी की कीमत जो है वो 30% बढ़ गई है। लोग एक एक किलो के लिए तरस रहे हैं, शोर मचा हो रहा है, रूबेल का भाव गिर रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये जो कौम परस्ती है, नेशनलिज्म, इसका ऐसा खुमार चढ़ा हुआ है कि रशिया की, जहां कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जंग नहीं होना चाहिए, उसके मुकाबले बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाँ होना चाहिए। तो रशिया को तोड़ फोड़ का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। रशिया जो है उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन लोगों की बुजदिली का यह आलम है कि नाटो में आने के लिए यूक्रेन ने रशिया से पंगा ले लिया। अब इन्होंने कह दिया कि हम उसको लेंगे ही नहीं। उसमें कल ऐलान हुआ कि साहब आप जो है वो हम आपको मिसाइल देंगे। आज मिसाइल दिए तो उस जमाने के, जब सोवियत यूनियन के जमाने के पुराने सड़े हुए जो गैर इस्तेमाल शुदा वो दिए। तो इनके अंदर तो कोई विल पावर ही नहीं है लड़ने की, रशिया से लड़ने की विल पावर नहीं है। एक बात और ये है कि पूरी दुनिया को, जैसा कि डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि जो ये खुदगर्जी आई है ना, ये है कौम परस्ती की वजह से, नेशनलिज्म की वजह से, जिसकी के बड़ी हाहाकार होती है। आज आप देखो कि यूक्रेन मजलूम है, साफ सीधी बात है, लेकिन हर आदमी जो है वो अपना कौमी फायदा उठाना चाहता है। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान का मसला यह है कि हिंदुस्तान का 49% जो डिफेंस डिपेंडेंट है वो रशिया पे है।
इसलिए भारत उसको नाराज नहीं करना चाहता। तो जब भी वो रिजोल्यूशन आता है, ये जो है वो एब्सेंट हो जाता है। अब आप उससे बड़ा देखिए कि इस क्राइसिस से पहले इंडिया सिर्फ 2% तेल यानी क्रूड ऑयल रशिया से लेता था, बाकी 60% जो है वो गल्फ से लेता था, 20% दूसरे लोगों से लेता था। अब इंडिया ने सोचा चलो अब रशिया कम भाव में बेचेगा, तो उसने जो है वो 30 लाख बैरल जो है वो खरीद का सौदा कर लिया। यानी आज दुनिया जो है उस पर सैंक्शन लगा रही है, और इंडिया जो कभी उससे तेल नहीं लेता था, वो अपने फायदे के लिए 30 लाख बैरल तेल ले रहा है। जो यूएई और सऊदी अमेरिका के पट्टू माने जाते थे, उन्होंने जो है वो अमेरिका की लाइन लेने से और बर्तानिया की लाइन लेने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उनको लगा कि हमने तेल बहुत दिनों तक सस्ते में बेचा, अब मौका है पैसे कमाने का। अब ये आ गए हमको इंसानियत का सबक सिखाने के लिए कि तुम प्रोडक्शन बढ़ाओ, भाव गिरे, तो हम क्यों अपना नुकसान करें। ठीक है, यूक्रेन के लोग मरते हैं, मरे, हमको क्या करना है, हम तो पैसे कमाएंगे। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो नेशनलिज्म है, ये जो कौम परस्ती है, इसने सारे मुल्कों को बेहद खुदगर्ज बना दिया। उसमें मुस्लिम ममालिक भी शामिल हैं और उसमें दीगर ममालिक भी शामिल हैं, और किसी को किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, इंसानियत नहीं है, अखलाक नहीं है। बस कोई क्राइसिस आ गया, जैसे जिद होता है, उसको एक लाश को देख के उसको खुशी होती है कि भाई इससे जो है मुझको कुछ खाने को मिल जाएगा। तो ये जो जंग है, इसको चीन, हिंदुस्तान, यूएई सभी लोग एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ, हमको कुछ कमाने का मौका मिल गया। तो ये एक बहुत खतरनाक टेंडेंसी है, और इसी बात को अल्लामा इकबाल ने कहा था, जो कौमियत के, कि भाई ये जो है वो सबसे बड़ा वतन है, जो इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। यानी ये कि जो मजहब जो इंसानियत पैदा करता था, उसका जनाजा उठा दिया इस नजरिए ने। तो ये इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि जिसको लोग समझते थे कि इसी की वजह से हम सिक्योर हो जाएंगे, इसी की वजह से हमारी अखलाकी और इंसानी कदरें बढ़ेगी, उल्टा हो गया। इससे पहले भी वर्ल्ड वार जो है वो इसी नजरिए की बुनियाद पे हुआ था, और अब तीसरा ना हो, खुदा करे ना हो, लेकिन अगर होगा तो इसी नजरिए की वजह से होगा। जी शुक्रिया सलीम साहब। अहमदुल्ला साहब, जैसे कि अभी डॉक्टर सलीम साहब ने बताया कि जो ये ऑयल का जो प्राइसेस है उसको लेकर के जो ओपेक के जो कंट्रीज है उसमें जो दो सबसे बड़ी कंट्रीज हैं, एक तो सऊदी अरब है और दूसरा रशिया है। अभी हमने फिलहाल में एक बहुत बड़ा चेंज देखा कि अमेरिका ने पूरी तरीके से दबाव बनाया सऊदी अरब और यूएई के ऊपर कि वो तेल का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, बढ़ा दे। लेकिन पहली बार हमने देखा कि ना तो मोहम्मद बिन सलमान ने और ना ही यूएई के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने जो बाइडेन के फोन तक लेने से इनकार कर दिया और पूरी तरीके से उनको जो रिक्वेस्ट है उसको नकार दिया। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो बोरिस जॉनसन, वो भी कहते हैं उन्होंने भी दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन पहली बार हम ये देख रहे हैं कि जो अरब ममालिक है वो पूरी तरीके से स्टैंड ले रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। तो क्या हम ये देखें कि क्या ये अरब ममालिक जो पहले कभी लाइन लगा करके शफ में खड़े हो जाते थे अमेरिका की, एक हाँ के में हाँ बोलने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई कि उनके फोन कॉल तक ही नहीं उठा रहे। तो आपको क्या लगता है कि ये नई शबबंदियां बन रही है रशिया की वजह से? क्योंकि रशिया ने जिस तरीके से सामना किया है अमेरिका का, तो अमेरिका की जो चौधराहट है वो कहीं यूक्रेन युद्ध के बाद, क्योंकि अफगानिस्तान के बाद तो रही सही कसर जो है वो हमने देखी ली कि कितना बड़ा अमेरिका बहादुर अपने आप में दुनिया का सुपर पावर होने की जो दलील देता था, रातों रात वहां से निकल गया। बची कुची जो कसर थी वो यूक्रेन युद्ध से निकल जाएगी। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो इक़दामात इस सिलसिले में यूनाइटेड अरब एमिरेट और सऊदी अरब वगैरह ले रहे हैं वो अमेरिका के खिलाफ नहीं है, बल्कि अपने कौमी मफाद के हक में है। जैसे कि डॉक्टर सलीम खान साहब ने बताया कि सब पर जो है कौमियत का भूत सवार है। इंसानियत तो मर गई है, कौमियत का भूत सवार है। किसी को दूसरे मुल्क में जो इंसान पिस रहा है, दब रहा है, चाहे हम जिस भी नुक्ता नज़र से देखें, बहरहाल ये जो रूस का हमला है यूक्रेन पर, एक जारहाना कदम है, एक खुल्लम खुल्ला जारहियत है, और उस नुक्ता नज़र से इसकी पुरजोर मजम्मत की जानी चाहिए। लेकिन जैसे कि
हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान ने और बहुत सारे ममालिक ने यूनाइटेड नेशंस में एब्सटेन किया, तो वो किस उसूल के तहत एब्सटेन किया? कौमियत के उसूल के लिए कि हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद क्या है। और यही हाल तेल के प्रोडक्शन में भी हो रहा है। इस सवाल को पलट के ये भी पूछा जा सकता है कि सऊदी अरब और यूनाइटेड एमिरेट्स जो हैं, वो तेल रोजाना की बुनियाद पर तेल के कुओं से निकाल रहे हैं, लेकिन अमेरिका के पास तो बिलियंस ऑफ बैरल्स का ऑयल जो है रिजर्व में रखा हुआ है। तो अमेरिका इन मुल्कों से क्यों कह रहा है कि भाई तुम अपने तेल की प्रोडक्शन से बढ़ाओ? वो अपने रिजर्व को क्यों नहीं ओपन कर रहा है? ये भी एक सवाल है। इसलिए कि अमेरिका जो है उसको अपना कौमी मफाद अजीज है। तो यहाँ इन कौमों में एक जंग छिड़ गई है, और ये चीज जो है, यानी सर सैयद अहमद खान ने जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम के सिलसिले में जो चंद तहरीरें लिखी थी, उसमें एक तहरीर में उन्होंने कहा है कि तालीम का मकसद ये है कि इंसान को इंसान बनाया जाए, इंसान को इंसानी अखलाक और अक़दार उसके अंदर, वरना इंसान में और एक खतरनाक जानवर में, और उन्होंने कुत्ते की मिसाल दी थी कि जैसे कुत्ते एक दूसरे पे गुर्राने लगते हैं और वो एक दूसरे पे झपटने लगते हैं, उसी तरह से अगर तालीम इंसान को इंसान न बना पाई तो इंसान भी एक दूसरे पे झपटने लगेंगे। तो इस वक्त यही हो रहा है कि ये मुल्क दुनिया को, चाहे वो रूस हो या अमेरिका हो, ये दुनिया को इंसानियत का सबक पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद जो है वो उस इंसानियत के सबक को कभी भी अपने सामने नहीं रखते। जिसको रौंदना है उसको रौंद दो, जिसको दरिया बुर्द करना है उसको दरिया, उसका बेड़ा गर्क कर दो, और जिसको ये बताना हो कि तुम तेल ज्यादा निकालो ताकि हम आराम से हो, ये सब चल रहा है। अलबत्ता जरूर है कि काफी दिनों से एक कोशिश हो रही है, गुज़श्ता 30 साल से कम से कम, कि एक नया आलमी निज़ाम वजूद में आए, जिसमें अमेरिका की इमामत और क़यादत, जिस तरह से इस वक्त अमेरिकन हेजेमनी है, उसका खात्मा हो, और उसकी लीडरशिप दरपर्दा भी और ज़ाहिरी तौर से खुल्लम खुल्ला भी चीन कर रहा है। कभी वो एक पीछे हटा लेता है सियासी मसलहत के तहत, और चीन के लिए ये जंग एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका है। चीन कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा जो दो बहुत अहम चीजें हैं वो ये है कि क्या कोई आलमी निज़ाम डॉलर से अलग होकर एक आलमी निज़ाम कायम हो सकता है कि नहीं। और अगर चीन की मदद से रूस जो है और चीन मिलकर एक ऐसा आलमी निज़ाम बना पाते हैं जिसमें स्विफ्ट सिस्टम, जो कि वेस्टर्न बेस्ड सिस्टम है, जिसकी सारी जो ओनरशिप है अमेरिका के पास है, उससे अलग होकर पूरी दुनिया में एक आलमी मईशत खड़ी कर देते हैं, तो वो अमेरिका की जो हेजेमनी है उस पर एक बहुत कारी वार होगा। तो अमेरिका जहां पर ओपनली वो ये कह रहा है कि हम हर कीमत पे यूक्रेन का साथ देंगे, रूस के खिलाफ होंगे, वहां वो ये भी देख रहा है कि चाइना क्या कर रहा है। और चाइना ने इस 30 साल में अफ्रीका में और एशिया में और फार ईस्ट में जिस तरह से अपने कदम जमा लिए हैं, तो वो चाइना भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इस वार के पस मंजर, और वहां चाइना भी जो है वो कोई इंसानियत की बुनियाद पे नहीं कर रहा है, वो भी अपनी हेजेमनी को, एक हेजेमनी को रिप्लेस करके चाइनीज हेजेमनी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल पहलू है इस वार के, जिसमें के जारहियत भी है, जिसमें रिफ्यूजी क्राइसिस है, जिसमें इंसानियत का चेहरा बेनकाब होकर सामने आ गया, जिसमें कौम परस्ती की मकरूह शक्ल सामने होकर आ गई, और दो बड़ी ताकतों में एक खुल्लम खुल्ला इस बात का इम्कान है कि वो खुल्लम खुल्ला एक जंग छिड़ जाए चीन और अमेरिका में। रूस एक तीसरी कोशिश है, एक तीसरा महाज है जो इस वक्त एक उसमें शामिल हो गया है। डॉक्टर सलीम खान साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा अहमदुल्ला साहब के जवाब में से कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि एक इमर्जिंग पावर के रूप में चीन आ रहा है, और उससे इस बात का भी अंदाजा होता है कि अभी जो अमेरिका की जो इजारादारी है वो डॉलर पे टिकी हुई थी, लेकिन पहली बार ऐसा देखने पे आ रहा है कि रशिया ने भी ये बात बोली कि अगर आपको
गैस खरीदना है तो आप युआन में जो है आप मुझे करेंसी का पेमेंट कर सकते हैं। और जो ये डॉलर का जो मास्टर कार्ड और वीजा वगैरह था, उसकी जगह पर जो चाइनीज जो करेंसी है या चाइनीज जो सिस्टम है उसको लाया जा रहा है, और पूरी तरीके से अमेरिकन बादशाहियत जो कि डॉलर पे टिकी हुई थी वो डगमगाने लगी। तो आपको क्या लगता है कि इससे फायदा उठा सकेगा इस सिचुएशन से चाइना, और आने वाले वक्त में एक इमर्जिंग पावर के तौर पे आ सकेगा? आपका क्या बोलना है इस पर? देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इन्होंने जब सैंक्शन लगाया था ईरान के खिलाफ, तो उस वक्त भी जो है ईरान कोलैप्स नहीं हुआ। ईरान कोलैप्स इसलिए नहीं हुआ कि चीन उसे तेल लेता था, और उसने इंडिया को भी ऑफर किया था कि आप जो है वो इंडियन करेंसी में ले लो हमसे तेल, डॉलर में जाने की क्या जरूरत है। तो ये जो कुछ हो रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा है। सैंक्शन आप लगाते हैं किसी को घेरने के लिए, तो फिर वो इस तरह से अपना रास्ता निकालता है। देखिए, दो बातें इकोनॉमी के ताल्लुक से है। रशिया ने एक बात तो ये कही कि नाटो को खत्म कर देना चाहिए। जैसे वार्सो खत्म हो गया वैसे नाटो को खत्म कर देना चाहिए। इसकी वजह से आपने क्या किया? इसकी वजह से आपने जो है वो अफगानिस्तान में जंग किया, आपने युगोस्लाविया में जंग किया, आपने सीरिया में जंग की। ये नाटो जो है वो एक जंग का इंस्ट्रूमेंट है, इसको खत्म होना चाहिए। ये एक बहुत ही क्रिटिकल चीज है, क्रिटिकल डिमांड है। एक और डिमांड उसने ये कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो दफ्तर है वो अमेरिका से हट जाना चाहिए, उसको अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर को अमेरिका में नहीं रहना चाहिए। देखिए, ये असल में एक संकेत होता है, एक अलामत होती है अपनी बात कहने की, कि अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर का अमेरिका में होना, या ये कि नाटो का सरबराह अमेरिका का होना, या ये है कि डॉलर के ऊपर पूरी इकोनॉमी को उसके आसपास घूमना, ये तमाम चीजें बताती है कि आज की तारीख में जो है वो जनाब वाहिद सुपर पावर अमेरिका है। हालांकि चीन ने उसको कई मामले में पीछे छोड़ दिया। तो अब वो जो चीजें हैं जो कि उसके लिए मखसूस हो गई हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को सुपर पावर कहता है, तो अब उसको चैलेंज करने का सिलसिला शुरू हुआ है। लोग ये बात कहते थे कि अफगानिस्तान में जब सोवियत यूनियन आया और वापस गया तो उसके बाद सोवियत यूनियन नहीं था, मतलब एक सुपर पावर का खात्मा हो गया दुनिया के नक्शे के ऊपर से। और लोग ये सोच रहे थे कि अब चूंकि अमेरिका वापस जा रहा है तो इसका भी वैसा ही कुछ होना चाहिए, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर होगा कैसे, इसलिए कि गैब का इल्म तो इंसान को है नहीं। अब यूक्रेन की जंग ने ये बताया कि देखो अब ये भी जो है उसी डगर पे जा रहा है। यानी जिस तरह से पहले सारी दुनिया सोवियत यूनियन को सलाम करती थी एक सुपर पावर के तौर पे, आज रशिया को नहीं करती। रशिया एक बहुत बड़ी ताकत है लेकिन सुपर पावर नहीं है अमेरिका की तरह। तो हो सकता है इस क्राइसिस के बाद ये सिचुएशन बने कि अमेरिका का जो ये बिला शिरकत गैर बगैर किसी की शिरकत के जो पोजीशन है यूनिपोलर वर्ल्ड की, वो तो डेफिनेटली इस जंग के बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं एक बात और बढ़ाना चाहता हूँ, हम लोग भारत में हैं तो हमको इसके लिहाज से भी सोचना चाहिए कि चीन को घेरने के लिए, जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि अमेरिका और चीन आमने सामने है। अभी चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने एक तंजीम बनाई जिसमें चीन का सबसे बड़ा दुश्मन जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और अमेरिका है। और ये चारों लोग एक साथ आए मिलिट्री के हिसाब से, क्वाड, तो मिलिट्री के लिहाज से अपने आप को डिफेंड करने के लिए आए। अभी कल जो है वो चीन के जो नायब वजीर खारजा है, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, उसने ये बात कही कि भाई देखो यूक्रेन से एक बात समझ में आ गई कि दूर के लोग किसी फायदे के नहीं है, मतलब भारत से लग के तो चीन है, अब आप चीन के बजाय दोस्ती कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, चीन के बजाय दोस्ती कर रहे हैं जापान से और अमेरिका से, तो ये जो है ये बहुत ज्यादा मददगार साबित नहीं हो सकते। और अमेरिका ये कोशिश कर रहा है, अमेरिका की जो एक अहम सिफारतकार जो है वो आज इंडिया में है। इससे पहले जापान के वजीर आजम आए, उसके पहले इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया, मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से कॉन्फ्रेंस कॉल किया। तो अमेरिका इस बात की कोशिश कर रहा है कि भारत को किसी न किसी तरह से रशिया से दूर करे, कम से कम जैसे हम रशिया और चाइना एक साथ हो गए उसमें कम से कम भारत ना जाए।
लेकिन ये है कि ये उससे नहीं बन पाया। तो ये एक बहुत ही टिपिकल सिचुएशन है जो ग्लोबल लेवल पर अराइज हो गई है इस क्राइसिस के बाद। डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब, डॉक्टर सलीम साहब ने एक इशारा कर दिया अफगानिस्तान का नाम लेकर के, जिस तरीके से अफगानिस्तान में इससे पहले ब्रिटेन घुसा था, वो मार खा के निकला, फिर रशिया घुसा, उसके बाद टुकड़े हो गए, और अब अमेरिका निकला है। तो यूक्रेन का जो युद्ध है उससे तो हमें यही लग रहा है कि ये सुपर पावर की जो बत्ती गुल होने वाली है। अब मेरा आखिरी सवाल अहमदुल्लाह साहब आपसे ये है कि रशिया की जो हम बात कर रहे हैं, रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन ने कुछ वक्त पहले इस्लामिक मुल्कों को लेकर के कुरान की एक आयत कोट की थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि आप आपसी इख्तलाफात को मिटा करके, ये जो फिरका परस्ती है आपके बीच में, इसको मिटा करके अगर आप एक साथ आते हैं तो आपके जो मसले मसाइल है वो सुलझ सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कुरान की कोई आयत भी कोट की थी, जिसका पूरी मुस्लिम दुनिया पे काफी चर्चा हुई थी। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका अफगानिस्तान से निकला और वो एक डूबती हुई ताकत के तौर पे नजर आ रहा है, डॉलर का भी खात्मा नजर आ रहा है। अभी पाकिस्तान में जो ओआईसी की जो समिट हुई है उसमें भी जो ओआईसी के जो मुस्लिम कंट्रीज के अलावा जो वहां पर जो गेस्ट मौजूद थे वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे शायद जी। तो आपको क्या लगता है कि इस जो ये जो सिचुएशन पैदा हुई है, इसके बाद क्या वाकई में नए डायमेंशन आने वाले हैं, जिसमें मुस्लिम ममालिक होंगे, रशिया होगा, चाइना होगा, पाकिस्तान होगा, इधर ईरान होगा, तुर्की होगा, और अमेरिका अलग थलग यूरोप के साथ में होगा? आपको लगता है कि इस सिचुएशन के बाद कुछ मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उनमें आपस में इत्तेहाद पैदा होगा? क्योंकि अभी एक न्यूज आई है कि रशिया जो कि सीरिया में मौजूद है, उसने सीरिया की दोस्ती सऊदी अरब, ईरान और सीरिया और यूएई के बीच में दोस्ती कराने की बात की है। इनके बीच में मीटिंग्स वगैरह भी हो रही है। क्या लगता है एक नया सवेरा होने वाला है? बहरहाल ये तो फितरत का एक उसूल और कानून है कि हमेशा कहीं पे रात नहीं रहती, हमेशा कहीं पे दिन नहीं रहता। ये एक के बाद एक, रात के बाद एक सुबह का आगाज होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अमरीकी इकॉनमी जो है वो बहुत सेहतमंद बुनियादों पे नहीं खड़ी हुई है। इन्फ्लेशन यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और रिजर्व बैंक ने तकरीबन 3 साल में पहली मरतबा बैंक का इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ाया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा मुल्कों की जो बका और इस्तेहकाम के लिए और उनकी मजबूती के लिए जो अनासिर होते हैं, उसमें सिर्फ मईशत और इकानमी बहुत बड़ा अंसुर नहीं होता, बल्कि खुद उस मुल्क में जो रहने वाले लोग हैं, उनका एक दूसरे के मुतल्लिक क्या रवैया होता है, ये भी इस बात का तय्युन करता है कि वो मुल्क कितना मजबूत रह पाएगा। अगर आपस में लोग लड़ के एक दूसरे के खिलाफ मुल्क को खोखला कर दें, तो आप कितनी भी आपकी मजबूत इकानमी हो, वो आपके मुल्क को कायम नहीं रह सकती। तो अमेरिका में भी, और मैं जब ये अमेरिका की बात कर रहा हूँ, चूंकि आप ये प्रोग्राम इंडिया से कर रहे हैं, तो मुझे इंडिया की भी जो सूरत हाल है वो जहन में आती रहती है कि इंडिया में भी जिस तरह से एक ऐसे मुल्क में जहाँ के मुल्क के मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग मिलजुल के रहते थे, जैसे वहाँ पर नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं और नफरत को हवा दी जा रही है। तो जो लोग ये समझते हैं कि इससे एक मजबूत हिंदुस्तान जन्म लेगा, वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। उसी तरह से अमेरिका में भी 38% लोग जो यहाँ पर सफेद फाम नस्ल परस्ती के खुमार में अब ये समझते हैं कि अमेरिका जो है वो सिर्फ ईसाइयों का और सफेद फाम लोगों का मुल्क, और वो नफरतों को हवा दे रहे हैं। अभी एक अबूरी दौर है जिसमें बाइडन साहब आ गए हैं। कल को हो सकता है, अभी यहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन होगा नवंबर में 2022 में, जो इस बात को वाजे करेगा कि वो कुव्वतें जो फिरका परस्ती पर और नस्ल परस्ती पे है, वो कितना उनको फिर से दोबारा फरोग मिलता है। तो ये खुद इस बात के लिए काफी है कि मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूं कि सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं, बल्कि अमेरिका ने अपने माशी मफाद के लिए जिस तरह से मिडल ईस्ट में जो रोल अदा किया है, और जिस तरह से एक तरफा तौर से इसराइल की जारहियत और उसके जुल्म और बर्बरियत की हिमायत की है, उसकी बहुत बड़ी कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ रही है और बहुत बड़ी कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ेगी। तो हो सकता है कि जो
एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी है, वाहिद सुपर पावर है, तो आनन फानन पे खत्म नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो डाउनवर्ड फॉल की तरफ आगे बढ़े तो ऐसा हो सकता है कि एक दुनिया में दूसरा आलमी निज़ाम वजूद में आए। और आखिरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये एक बहुत ही नादिर मौका है मुस्लिम उम्मत के लिए, मुस्लिम ममालिक के लिए, कि अपने आप को वतनियत और कौमियत और नेशनल इंटरेस्ट के बजाय इंसानियत का जो मफाद है, जो कुरान पेश करता है, जो कहता है कुरान की तमाम इंसानों को अल्लाह ताला ने एक ही आदम और हवा के औलाद से पेश किया है, तो उस पर वो अपने इत्तेहाद को कायम करे। और ओआईसी के इजलास में इमरान खान पाकिस्तानी वजीर आजम ने बहुत ही वाज़ेह तौर से कहा है कि ओआईसी को कश्मीर और फलस्तीन के मसले पर जो कायदाना किरदार अदा करने चाहिए उसमें ओआईसी नाकाम रही है। उन्होंने कोई अल्फाज से खेला नहीं है, उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर से 57 मुल्कों के वज़राए खारजा के सामने ये बात कही है, और ये बात कहा है कि अगर हमें अपने आप को मुनज़्ज़म करना है और हमारी ताकत इसमें है कि हम इस्लाम की बुनियादों पे मुनज़्ज़म करें। तो कहीं कहीं पे ये लग रहा है कि तमाम खामियों के बावजूद मुस्लिम मुल्कों में कुछ बेदारी आ रही है, और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है और मेरी उम्मीद है कि जहां ये दो बड़ी कुव्वतें चीन और रूस एक तरफ और अमेरिका एक तरफ आपस में अपनी हेजेमनी को कायम करने की कोशिश कर रही हैं, वहां पर एक तीसरी कुव्वत उभर कर सामने आए जो मुस्लिम मुल्कों की कुव्वत हो, और वो कुव्वत उनकी कौमी असबियत के बुनियाद पर ना हो बल्कि इस्लामी बुनियादों पर हो, जहां पर अपने दुश्मन को भी इंसानियत के नुक्ता नजर से नापा जाता है और अदल और किस्त की बुनियाद पर हर शख्स से मुकाबला किया जा सकता है। तो इस बात का इम्कान है, अल्लाह ताला इस बात की तरफ हमको मुतवज्जा कर रहा है कि तुम्हें जो खैर उम्मत का रोल अदा करना चाहिए था तुमने बहुत दिनों से नहीं किया है, फिर एक मौका तुमको दिया जा रहा है। और अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह रात में जैसे कहा है कि हम किसी भी कौम को की मदद नहीं करते जब तक कि कौम उन बुनियादों पर अपनी को इस्तवार न करे जो हमने उसूल मुकर्रर कर दिए हैं कौमों की फरोग का और कौमों की बका के। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमदुल्ला साहब। ये लास्ट सवाल मेरा डॉक्टर सलीम खान साहब से है और सेम सवाल है कि डॉक्टर साहब जब हम देख रहे हैं कि दुनिया पूरी तरीके से चेंज हो रही है और लग ही रहा है कि करीब ही जो है कुछ बड़ा परिवर्तन देखने पे आएगा, तो आपको क्या लगता है मुस्लिम कंट्रीज को अभी होश के नाखून लेने चाहिए, उन्हें उनका जो ओआईसी का जो प्लेटफॉर्म है उसको जागना चाहिए और एक नया इत्तेहाद बना करके कुछ नई सुपर पावर्स के साथ में इत्तेहाद बना करके फिर से डायमेंशन को चेंज करना चाहिए? चलते चलते डॉक्टर सलीम साहब आप इसका जवाब दीजिए, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को खत्म। जी डॉक्टर सलीम साहब। देखिए, हमारी ये ख्वाहिश है, लेकिन और मुमकिन है कि अल्लाह ताला इसके लिए कोई सूरत निकाले, लेकिन बज़ाहिर ये दिखाई नहीं दे रहा। अभी आपको मैं 1-2 मिनट में एक बात बताना चाहता हूँ कि यूएई का जो वजीर है वो रशिया चला गया। अब देखिए, यूएई ने पहले इसराइल से दोस्ती की कोशिश की, फिर अमेरिका से दोस्ती की कोशिश की, रशिया जो है वो ईरान के साथ है। अब यूएई ईरान के साथ भी नहीं जाना चाहता, तो जाके जो है वो वहां बैठ गया अपने मिस्र में, और मिस्र में पता चला बीच में सीसी बैठा है, एक तरफ इसराइल का सदर बैठा है, वजीर आजम बैठा है, दूसरी तरफ जो है वो अमारात के सरबराह बैठे हैं। तो ये लोग जो है इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। कभी इधर जाते हैं, रशिया की तरफ जाएं तो भी मुश्किल है, अमेरिका की तरफ जाएं तो मुश्किल है। अब इस मुश्किल में क्या आसानी पैदा होगी? अल्लाह ताला फरमाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो यकीनन इस मुश्किल के बाद आसानी पैदा होगी, लेकिन वो कैसे होगी वो बज़ाहिर मैं देखने से कासिर हूँ। सिर्फ ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला इसमें से कोई सूरत निकालेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम साहब, और वीवर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हम दोनों गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वीवर्स, ये थी हमारी विशेष चर्चा यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रही जंग पर। ये ज्यादा से ज्यादा जंग लंबी ना खींचे और जल्दी ही इस पर कुछ फैसला हो, ताकि जो आम आवाम मारी जा रही है, चाहे वो किसी भी रंग और नस्ल की हो, किसी भी कंट्री की हो, हम सब आदम की औलाद हैं, एक अल्लाह के बंदे हैं। जल्दी ही हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये जंग का खात्मा हो ताकि इंसानियत बच सके। लेकिन आने वाले वक्त में इस करवट ये सुपर पावर का जो गेम है वो जाएगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।
इससे जंग से मुताल्लिक कुछ नए अपडेट्स के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com